हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 के आगे को क्वेश्चन बताऊंगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर, उत्तर। जो आंशिक रूप से अनायनित होते हैं तथा आयनन के पश्चात कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो आंशिक रूप से मतलब बहुत ही कम रूप से आयनित होते हैं तथा H+ आयन की मात्रा जिसमें कम होती है वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सेकंड है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं तथा आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से आयन में बदल जाते हैं और जब आयनित हो जाते हैं उसके पश्चात वह अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं तो वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। मतलब दुर्बल और प्रबल अम्ल का हमको इसमें उदाहरण देना है। तो देखिए, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है CH3COOH और H2CO3। पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का उदाहरण है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 का उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। आप निकलने वाली गैस का परीक्षण कैसे करेंगे। उत्तर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु के साथ जब अम्ल जुड़ता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए हम इसका परीक्षण किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एक परख नली में दानेदार मैग्नीशियम के टुकड़े लेंगे। एक परख नली लेंगे और उसमें क्या करेंगे, दानेदार मैग्नीशियम के टुकड़े डाल देंगे। सेकंड है, परख नली में 2 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। अब परख नली में क्या करेंगे, 2 ml HCl की बूंदें डाल देंगे। तीसरा पॉइंट है, मैग्नीशियम के टुकड़े पिघलने लगते हैं। हम देखते हैं कि जब उसमें HCl डाला जाता है तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के टुकड़े क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। चौथा पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो, जब HCl डालेंगे और जब मैग्नीशियम के टुकड़े निकलते हैं, मतलब पिघलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसके पास एक पांचवा पॉइंट, उसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के पास ले जाने पर वह और अधिक तेजी से जलने लगती है। जब उस परख नली के पास एक माचिस की तीली हम ले जाते हैं तो और तेजी से जलने लगती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या होता है, पॉप की आवाज़ आती है। इसका समीकरण देखिए, 2HCl + Mg सॉलिड MgCl2 + H2। इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम आपस में जुड़ते हैं तो MgCl2 बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और H2 गैस उससे बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन है हमारा कि लवण किसे कहते हैं। लवण की प्रकृति किस तरह निर्धारित होती है। तो अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से जल और लवण प्राप्त होते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया से जल और लवण प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका समीकरण है NH4NO3। तो NH4OH + HNO3। इसमें एक दुर्बल क्षार है और एक प्रबल क्षार है। दूसरा है Na2CO3। इसमें NaOH + H2CO3 में ये टूटता है। इसमें फर्स्ट समीकरण में NH4OH लवण है और सेकंड समीकरण में NaOH लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि लवण जो बनते हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही बनते। तो अब हम जान रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होने से लवण और पानी बनता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब लवण और पानी बनता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है। जब क्या होता है, अम्ल के जितने भी अणु होते हैं वे क्षार के साथ जुड़ जाते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, तब विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदाहरण, HCl + NaOH बनेगा NaCl + H2O। इसमें क्या बना, लवण और पानी बना। जब अम्ल और क्षार आपस में जुड़े तब क्या बना, लवण और पानी। HNO3 सेकंड समीकरण, HNO3 + KOH, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो KNO3 + H2O, ये दोनों भी एक लवण और पानी है। तो इसी समीकरण से स्पष्ट होता है कि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब दो
जब दो अम्ल और क्षार आपस में जुड़ जाते हैं तब क्या बनता है? लवण और पानी। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। बुक में क्वेश्चन है कि टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2 है। धान की अच्छी उपज के लिए वह मिट्टी के पीएच पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है? तो देखिए इसका आंसर, टिकेश्वरी के खेत का पीएच मान 4.2 है, मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 होता है, अर्थात इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो इसके इसके लिए टिकेश्वरी धान की अच्छी उपज के लिए क्या करेगी? खाद, चूना और राख डालकर नियंत्रण रख सकती है। इसका मतलब है कि देखिए टिकेश्वरी की खेत का पीएच मान कितना बताया गया है? 4.2, और मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 5 से 8 होता है। तो वो क्या हो जाएगी? वो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, अतः वो फसल उत्पादन से प्रभावित हो सकता है उसका, इसलिए वो फसल उत्पादन को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या करेगी? उसमें खाद डालेगी और चूना तथा राख डालकर अपने उसको नियंत्रित कर सकती है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है जो छुपा है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप बताइएगा कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 5 से 8 के बीच में मिट्टी का पीएच मान होता है।